आज के इस टॉपिक में हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के फंडामेंटल प्रिंसिपल देखेंगे, उसके बुनियादी असूल देखेंगे, जिसके ज़रिए हम ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम डिटेल के साथ देखेंगे इस चैप्टर के अंदर। अगर हम बात करें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, तो शुरू में जब केमिस्ट्री का आगाज़ हुआ तो उन दिनों ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में जो डिफ्रेंशिएशन थी वो आज की डेफिनेशन से बिल्कुल डिफरेंट है। तब ये तस्वर किया जाता था कि ऑर्गेनिक चीज़ें वो हैं जो प्लांट से हासिल होती हैं और इनऑर्गेनिक चीज़ें वो हैं जो प्लांट और एनिमल से हासिल नहीं होती। यानी जो लिविंग थिंग्स से हासिल हो उसे हम ऑर्गेनिक बोलते हैं और जो नॉन लिविंग थिंग्स से हासिल हो उसे हम इनऑर्गेनिक बोलते हैं। जैसे ये डायग्राम के अंदर दिखाया गया है कि ऑर्गेनिक में आपकी कुछ खाने वाली चीज़ें या आपकी बॉडी के अंदर मौजूद जो चीज़ें हैं, जो खाने वाली चीज़ें हैं, डेफिनेटली आपको प्लांट से हासिल होती हैं। इसी तरह इनऑर्गेनिक जो आपको वैसे नॉन लिविंग थिंग्स जैसे साल्ट है, ये आपको ज़मीन से मिलता है, साल्ट की पहाड़ियाँ होती हैं वहाँ से मिलता है। वाटर आपको ज़मीन के नीचे से मिलता है, किसी लिविंग बॉडी के अंदर बनता नहीं है, बल्कि लिविंग बॉडी पर वाटर से बनती है। तो ये नहीं तस्वर करना कि वाटर क्योंकि लिविंग बॉडी के अंदर होता है इसलिए ये भी ऑर्गेनिक है, ऐसा नहीं है। तो जो मॉडर्न डेफिनेशन है वो इससे डिफरेंट हो गई है। तो ओल्ड कंसेप्ट यही था कि जो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये सिर्फ लिविंग बॉडी के अंदर बनते हैं और इनको बनाने के लिए एक वाइटल फोर्स की ज़रूरत होती है, एक बहुत ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत होती है जिसके बगैर ये कंपाउंड नहीं बन सकते और ये फोर्स सिर्फ लिविंग बॉडी के अंदर मौजूद होती है। इसी वजह से वो साइंटिस्ट ये कंसेप्ट ले गए कि ऑर्गेनिक चीज़ें सिर्फ प्लांट या एनिमल की बॉडी में बनती हैं, लेबॉरेटरी में कभी भी तैयार नहीं हो सकते। तो इस थ्योरी को वाइटल फोर्स थ्योरी का नाम दिया गया। लेकिन फ्रेडरिक वोलर एक साइंटिस्ट है, उसने जल्द ही इस कॉन्सेप्ट को गलत साबित कर दिया। ये जैसे कि देखें, एक अमोनियम साइनेट है, उसको उसने हीटअप किया और उससे यूरिया बन गया। ये यूरिया में कन्वर्सेशन होगी इसकी। यूरिया मैमल्स जितने भी हैं उनके यूरिन के अंदर पाया जाने वाला एक केमिकल्स है जो लिविंग की बॉडी के अंदर बनता है। तो इस तरह ये साबित हो गया कि ऑर्गेनिक चीज़ों को हम लेबॉरेटरी के अंदर भी प्रोड्यूस कर सकती हैं। इस तरह फिर डेफिनेशन को चेंज करना पड़ा। अब मॉडर्न डेफिनेशन ये है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम कार्बन और हाइड्रोजन या इसके डेरिवेटिव्स को देखते हैं, यानी ऐसे कंपाउंड्स जो कार्बन और हाइड्रोजन पर मुश्तमिल हों। इनके कुछ फीचर्स हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की खुसूसियत को देखेंगे। जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनमें कुछ पिकुलर नेचर होती है, कुछ ऐसी नेचर्स होती है उनकी जो बाकी तमाम कंपाउंड से इसको डिफ्रेंशिएट करती है। जैसे कि ये लार्जर नंबर ऑफ़ कंपाउंड्स होती हैं। ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है इनकी तादाद इनऑर्गेनिक की निस्बत बहुत ज़्यादा है, मिलियंस में इनकी तादाद है इन कंपाउंड्स की। और इनऑर्गेनिक से डिफरेंट एक प्रॉपर्टी इसकी ये कैटिनेशन किसी भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर मौजूद नहीं है। आपके पीरियोडिक टेबल के अंदर जितने भी केमिकल कंपाउंड्स हैं, यानी जो एलिमेंट्स हैं तकरीबन 108 के करीब हैं, उन तमाम कंपाउंड्स के अंदर किसी के अंदर भी कैटिनेशन की प्रॉपर्टी नहीं है सिवाय कार्बन की और सिलिकॉन के। सिलिकॉन नो डाउट इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, लेकिन कार्बन की तरह की कैटिनेशन वो भी नहीं कर सकता। ये कार्बन की जो कैटिनेशन है, कैटिनेशन बोलते हैं सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी को। देखें जैसे डायग्राम के अंदर कुछ ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड चेन्स हैं जिसमें एक कार्बन दूसरी के साथ दूसरी तीसरे के साथ जुड़ी हुई है। इस तरह एक स्ट्रक्चर बनती है। इसको हम यानी एक ही कंपाउंड अपने साथ ही बार बार रिपीट होके अपने साथ ही उसने बॉन्डिंग बनाई हुई है। इस अमल को हम बोलते हैं कैटिनेशन, जिससे रिंग स्ट्रक्चर भी बनती हैं और ब्रांच्ड और अनब्रांच स्ट्रक्चर्स भी बनती हैं। ये अमल सिलिकॉन के अंदर है, लेकिन सिलिकॉन भी ज़्यादा लंबी चेन नहीं बना सकता, लेकिन कार्बन कई हज़ार कार्बन की लंबी चेन बना सकता है। तो ये अमल जो है ना वो सिर्फ कार्बन के अंदर है, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर है।
इसके अलावा किसी कंपाउंड के अंदर कैटिनेशन की प्रॉपर्टी नहीं पाई जाती। ये जो अगर हम इसकी बॉन्डिंग की बात करें तो कार्बन जो है वो कार्बन के अलावा और हाइड्रोजन के अलावा ये ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फ़र और इस तरह के बहुत सारे कंपाउंड के साथ बॉन्डिंग भी कर सकता है। ये सिंगल बॉन्ड भी रखता है, ट्रिपल बॉन्ड भी रखता है। इसी वजह से इसके साइज़, शेप और स्ट्रक्चर भी डिफरेंट होती हैं। वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो चैप्टर्स आ रहे हैं उनमें हम वन बाय वन ये डिटेल देखेंगे। नॉन आयनिक करैक्टर्स, क्योंकि ये कंपाउंड्स कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। कोवलेंट बॉन्ड को मैं के बारे में आपको बता दूं, होता पता क्या है कि एक कार्बन दूसरी कार्बन के साथ जब बॉन्ड बनाती है तो उसमें क्योंकि इधर भी कार्बन है इधर भी कार्बन है, दोनों ने अपना इलेक्ट्रॉन शेयर किया होता है, ट्रांसफ़र तो नहीं किया होता, आयनिक कंपाउंड तो है ही नहीं। तो इसलिए क्योंकि दोनों साइडों पे अट्रैक्शन की फोर्स सेम है, इसलिए इनका जो मौजूद शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का जो जोड़ा होगा वो दोनों के बिल्कुल दरमियान में होगा। इसी वजह से ये इस कार्बन के ऊपर भी कोई भी पार्शियल चार्ज नहीं होगा और इस कार्बन के ऊपर भी कोई चार्ज नहीं आएगा। तो ऐसे कंपाउंड जिसके दोनों साइड के ऊपर कोई भी चार्ज ना आए, ऐसे कंपाउंड को हम बोलते हैं कोवलेंट कंपाउंड्स। जबकि अगर हम HCl की बात करें, H और Cl ये दो कंपाउंड्स हैं, एलिमेंट हैं, इन दोनों में भी इलेक्ट्रॉन शेयर होता है, लेकिन क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से बहुत ज़्यादा है, इसलिए जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो हाइड्रोजन और क्लोरीन के मिड में नहीं मौजूद होता, बल्कि क्लोरीन की अट्रैक्शन ज़्यादा होने की वजह से क्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो जाता है। इसलिए क्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। इसी तरह अगर हम NaCl की बात करें तो क्योंकि Na ने अपना मुकम्मल तौर पर इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को शिफ्ट किया होता है, दे दिया होता है, इसलिए सोडियम के ऊपर पॉजिटिव और क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। अब आप ये तीनों कंपाउंड की तरफ गौर करें तो आपको फ़र्क का पता चलेगा कि सोडियम क्लोराइड जो कि नॉन आयनिक कंपाउंड है, इसके ऊपर मुकम्मल तौर पर एक के ऊपर पॉजिटिव और एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, यानी दोनों आयन की शक्ल में है। जबकि HCl को देखें तो इसमें पार्शियल चार्ज है, जबकि कार्बन को देखें तो इसमें कोई भी चार्ज नहीं है। तो जिसके ऊपर कोई भी चार्ज ना हो वो क्या होगा, नॉन आयनिक। जिसके ऊपर पार्शियल होगा तो वो इन बिटवीन होगा, आयनिक और नॉन आयनिक में। अब ये डिपेंड करता है कि वो पार्शियल चार्ज कितना स्ट्रॉन्ग है। अगर तो कम स्ट्रॉन्ग होगा, जैसे हम बात करते हैं कार्बन की और हाइड्रोजन की, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तकरीबन सेम है, एग्जैक्टली सेम नहीं है, तकरीबन सेम है। इसकी है जी 2.6 और इसकी है 2.2। इन दोनों में जो फ़र्क है वो 0.4 का है। तो ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में फ़र्क है वो बहुत थोड़ा है, इसलिए जो इलेक्ट्रॉन का जो जोड़ा होगा, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, वो कार्बन के थोड़ा सा करीब ज़रूर होगा, तकरीबन थोड़ा सा करीब होगा, लेकिन फिर भी ये तकरीबन दरमियान में ही होगा, बिल्कुल दरमियान से थोड़ा सा कार्बन की तरफ शिफ्ट हुआ होगा, लेकिन इतना माइन्यूट सा चार्ज होगा जिसे हम इग्नोर कर सकते हैं। तो ये जो प्रॉपर्टी है ये तमाम आयनिक कंपाउंड्स के अंदर, तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर होती है, नॉन आयनिक करैक्टर। इसी तरह इनके बिहेवियर की बात करें तो इनका बिहेवियर सिमिलर होता है, क्योंकि ये एक जैसी चेंज होती हैं जिसको हम बोलते हैं होमोलोगस सीरीज़। जैसे आपने पीछे डायग्राम में देखा, कार्बन के साथ मिलकर एक लंबी चेन बना रही है, तो ऐसी सीरीज़ को, ऐसी चेन को बोलते हैं होमोलोगस सीरीज़। होमोलोगस सीरीज़ का फ़ायदा ये है कि हमें स्टडी में बड़ी आसानी होती है। देखिए, जैसे आपके पास ये जी 4 कार्बन है, इधर हम जी 6 कार्बन ले लेते हैं। अब 4 कार्बन और 6 कार्बन की प्रॉपर्टी डिफरेंट होनी चाहिए, लेकिन होती नहीं है, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टी डिपेंड करती है फंक्शनल ग्रुप के ऊपर। अब 4 कार्बन का एक चेन हो या 10 की हो, अगर उनके ऊपर फंक्शनल ग्रुप सेम है तो वो सिमिलर बिहेवियर शो करेंगे। तो केमिकल रिएक्शंस को जब हम स्टडी करते हैं तो हम फंक्शनल ग्रुप को स्टडी करते हैं, जिससे हमारी स्टडी में काफ़ी आसानियाँ पैदा होती हैं।
एक और अहम इसमें प्रॉपर्टी है कि ये जो कंपाउंड्स हैं बड़े कम्प्लेक्स कंपाउंड्स होती हैं, बड़ी इसकी कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होती है। जैसे ये आप डायग्राम में देखें, एक बहुत बड़ी एक स्ट्रक्चर दी हुई है जिसको अंदर ये काउंटिंग करना कि इसके अंदर कार्बन कितनी है तो यही काफ़ी मुश्किल होगा, लेकिन इसने काउंटिंग की हुई है। ये देखें, एक राइट साइड से उसने कार्बन को C1 का नाम दिया, फिर C2 C3 करते 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 ये तकरीबन जो है ना वो कार्बन 60 से भी अबव चलेगी, यानी 100 प्लस कार्बन की तादाद यहाँ पे मौजूद है। तो इस बात से अंदाज़ा लगा लें कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो कितने कम्प्लेक्स होते हैं। इसकी एक और एग्जांपल है, आप प्रोटीन की ले लें। प्रोटीन की जो कंपाउंड्स है उसमें कार्बन की तादाद मिलियंस में चली, 1000 से मिलियन में चली जाती है कार्बन की तादाद, यानी इसका जो मॉलिक्यूलर मास है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। तो ये बहुत बड़े बड़े कंपाउंड्स बना होती हैं जिसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल।